हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चले आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूँ कह सकते हैं कि आगे कंटिन्यू करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स में अभी तक आपने ये देखा कि हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में बता दिया था आपको कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। यंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल मॉडल, यंग डबल स्लिट मॉडल, और इसमें फ्रिंज की पोजीशन, इसमें डार्क ब्राइट अल्टरनेटिव फ्रिंजेस बनती हैं इंटरफेरेंस के पैटर्न में। जो यंग ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन किया था। और आपको पता है इंटरफेरेंस के पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए सबसे बेसिक जो कंडीशन होती है वो सोर्सेस का कोहेरेंट होना ज़रूरी है। बिना सोर्सेस के कोहेरेंट के इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो अब सोर्सेस के कोहेरेंट होने से क्या फ़ायदा होता है? सोर्सेस के कोहेरेंट होने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए दो वेव अगर जब आपस में इंटरफेयर करती हैं या सुपरपोज करती हैं, तो आपको पता है इनके सुपरपोजिशन से जो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 डॉट I2 कॉस ऑफ फाइव। बोली था कि नहीं था? बहुत बढ़िया। अब सोर्स को कोहेरेंट करने से फायदा ये हुआ कि जो दो इंटरफेयरिंग वेव थी उनकी इंटेंसिटी आपस में सेम हो गई, इनकी इंटेंसिटी सेम हो गई। ये कब सेम हुई? व्हेन सोर्सेस आर कोहेरेंट इन नेचर। जब सोर्सेस कैसे हो गए? नेचर में कोहेरेंट हो गए। हालांकि ये नेचुरल कोहेरेंट सोर्स तो आप नहीं मिल सकता, कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो गए तो उस केस में इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी, मतलब उनका एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो उठाकर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम फिर वही दो कंडीशन अप्लाई करते हैं कि सोर्सेस अगर कोहेरेंट हो जाएंगे तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आपको पता है अगर दो वेव सेम फेज में मिलेंगी तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है कि नहीं? और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको कौन सी फ्रिंजेस मिलेंगी? ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, मतलब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन होगी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको। क्या मिलेगी फ्रेंड्स? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। बोलिए है कि नहीं? और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको पता है कि फाई की वैल्यू कितनी होती है? फाई की वैल्यू होती है 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, सो ऑन हो सकती है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो उस केस में जो इंटेंसिटी होती है, नेट इंटेंसिटी होती है, वो कैसी हो जाती है? मैक्स हो जाती है। और इंडिविजुअल वेव की जो इंटेंसिटी है वो आपस में इक्वल हो जाएगी, और हम इसको किसके इक्वल कर देंगे? आई के इक्वल कर देंगे। तो I1 की जगह हम क्या करेंगे? आई, और I2 की जगह क्या करेंगे? आई प्लस 2 अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर, और कॉस ऑफ फाइव की जगह कर देंगे 0 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, मतलब 2n पाई हो सकता है, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 हम लोगों ने रखी थी। तो खैर हम यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा? ये हम यहाँ से मिल गया 2i, आई स्क्वायर से i बाहर आ जाएगा तो 2i, और cos ऑफ i की वैल्यू होती है तो कितना आपको मिल जाएगा? 4i। इसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर दो सोर्स अगर कोहेरेंट हुए तो दोनों सोर्स से निकलने वाली जो कोहेरेंट वेव है वो आपस में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और किस किस फेज डिफरेंस पे होगी? 0 पे होगी, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए दो सोर्स से निकलने वाली कोहेरेंट वेव अगर किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, अगर किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज देखने को क्यों मिलती है? अंधेरा क्यों मिलता है? चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट वेव की जो नेट इंटेंसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है और डार्क फ्रिंज बन रही है। डार्क फ्रिंज तभी बनेगी जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इस केस में हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई प्लस 2i कॉस ऑफ। अब एक बात बताइए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको पता है फेज डिफरेंस कितना होता था फ्रेंड्स? फेज डिफरेंस होता था 2n पाई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखते थे? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखते थे। आपको याद आ रहा है?
और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस ये होता था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस हम लोग क्या रखते थे, 2n-1 पाई रखते थे, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती थी। अब जरा n बराबर यहाँ पे 1 रख के देखिए तो कितना मिलेगा आपको, पाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, cos पाई रख देंगे। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो सकता है जब कोहेरेंट वेव एक दूसरे से अपोजिट फेज में ओवरलैप करती है या अपोजिट फेज में सुपरपोज करती है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस मिलता है। तो देखिए जब cos पाई करेंगे तो आपको पता है कि ये 2i हो गया, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, -1। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। इसका मतलब नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और ये कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे नेट इंटेंसिटी क्या हो रही थी, मैक्सिमम हो रही थी, और ये किसके इक्वल हो रही थी, 4i के इक्वल हो रही थी। इसका मतलब हो गया अगर हमने सोर्सेस को कोहेरेंट कर दिया तो सोर्सेस के कोहेरेंट होने से एक बड़ा फायदा ये है कि दोनों सुपरपोजिंग वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएगा। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इक्वल होने से जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे डार्क स्पॉट मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं होगी। जो नॉर्मल सुपरपोजिशन होता था फिर वो नहीं होगा। तो देखिए अगर हम इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम लोग इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए इंटेंसिटी ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, YDSC के इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर हम लोग रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी अगर ऑब्टेन करें तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके सामने ये क्या है, टाइम एक्सिस मान लें, या इसको आप फेज डिफरेंस का एक्सिस मान लीजिए, या आप इसको पाथ डिफरेंस का एक्सिस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस कितना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस के में ग्राफ लिया है, और ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी का ग्राफ है वर्सेस फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ है। हालांकि आप चाहें तो आप टाइम डिफरेंस के भी ग्राफ बना सकते हैं, आप चाहें तो वेव लेंथ मतलब पाथ डिफरेंस के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं। आप किसके बीच ग्राफ बना सकते हैं, पाथ डिफरेंस के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। आप बहुत ध्यान सुनिए, मान लीजिए अगर फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब टाइम डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या नोट कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने डिनोट कर लिया फेज डिफरेंस, यहाँ पे डिनोट कर लिया है टाइम डिफरेंस, और यहाँ पे डिनोट कर लिया पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस भी 0 है, टाइम डिफरेंस भी 0 है, और पाथ डिफरेंस भी 0 है। चलिए इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसके आगे हम लोग किस पे बढ़ेंगे, पाई पे बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने क्या है, ये कंडीशन ऑफ पाई, ये पाई है, फिर यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे क्या है 3 पाई है, यहाँ पे है 4 पाई। चलिए 4 पाई तक रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, माइनस पाई होगा, यहाँ पे -2 पाई होगा, यहाँ पे -3 पाई होगा, यहाँ पे -4 पाई होगा, एंड सो ऑन तक ले लेंगे। इसी तरह से टाइम डिफरेंस की बात करें तो अगर फेज डिफरेंस पाई होता है तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाता है फ्रेंड्स, t/2 हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, t/2, यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा t, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा 3t/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2t हो जाएगा। बोलो क्लियर है। इसी तरह से हम टाइम डिफरेंस इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ लेंगे तो हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी, t/2 आ जाएगा, t आ जाएगा, 3t/2 आ जाएगा, एंड 2t आ जाएगा। बोलो क्लियर है। पार्ट डिफरेंस के अगर टर्म्स में लेना चाहें तो हम पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में भी ले सकते हैं। आपको पता है जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो पार्ट डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा। उस समय हमारा पाइप का फेज डिफरेंस पे, पाई के फेज डिफरेंस पे हमारा पार्ट डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड्स, पाई के फेज डिफरेंस पे हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाता है λ/2। क्या हो जाता है, λ/2 हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ये 3 λ/2 हो जाएगा, ये 2 लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, λ/2 हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, और ये हमारा 3 λ/2 हो जाएगा, और ये हमारा 2 लैम्डा हो जाएगा। तो आप चाहे तो पार्ट डिफरेंस के बीच में बना सकते हैं या फेज डिफरेंस के बीच में बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आप देखिए, आपको पता है जब फेज डिफरेंस 0 होता है या फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो हर एक ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी बन जाएगी। यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसी तरह से फिर ये आपका क्या हो जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। इसी तरह से ये मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसकी तरह से आप खुद देख पा रहे हैं कि हर एक फेज डिफरेंस पाई मतलब फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे इंटेंसिटी आपको कैसे मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है।
आप खुद ऑब्जर्व करिए, देखिए फेज डिफरेंस 0 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फेज डिफरेंस 2 पाई पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फेज डिफरेंस 4 पाई पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इसी तरह से इधर भी अब देखिए आपको जो फ्रिंज बनती है, जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है, वो अल्टरनेटिव होती है और सेंट्रल ब्राइट के ऊपर भी होती है, सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी होती है। तो ये सेंट्रल ब्राइट के ऊपर वाली कंडीशन है, ये सेंट्रल ब्राइट के नीचे वाली कंडीशन है। तो सेंट्रल ब्राइट के नीचे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो भी सेम इंटेंसिटी की होगी, जो सेंट्रल ब्राइट के ऊपर जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो भी सेम इंटेंसिटी की है। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है फ्रेंड, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? 4I की मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। और यहाँ पे देखिए आपको इंटेंसिटी कहाँ कहाँ मिनिमम मिल रही है। देखिए इंटेंसिटी कहाँ पे मिनिमम होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिनिमम होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको पता होना चाहिए फेज डिफरेंस कितना होता है। फेज डिफरेंस आपका होता है पाई, आपका कितना होता है? 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ऐसा होता है। अब आप देखिए पाई पे इंटेंसिटी मिनिमम है, उसके बाद 3 पाई पे मिनिमम है, 5 पाई पे मिनिमम है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी? मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। इसी तरह से यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। आपको इस सारे पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी और इन सारे पॉइंट पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मतलब यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी और यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। मतलब इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इस पॉइंट पे सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, या इंटेंसिटी वर्सेस टाइम डिफरेंस के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरफेरेंस के पैटर्न में। तो ये इंटेंसिटी ग्राफ आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कोहेरेंट सोर्स का ऑब्टेन करना कितना ज्यादा जरूरी है। कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के बाद ही आप इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बने रहिएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट के इंटरफेरेंस के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। लाइट के इंटरफेरेंस के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सो लाइट के इंटरफेरेंस के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि द कोहेरेंट वेव व्हिच इमिट्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस दे आर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो अगर आपने कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर लिए और कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के बाद अब जो इनसे जो निकलने वाली वेव है जिसको हम कोहेरेंट वेव बोलते हैं, तो कोहेरेंट वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए। तो आप याद रखिएगा, कोहेरेंट वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी की चीज, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स, सुपरपोजिंग वेव शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है कि दोनों सुपरपोजिंग वेव या दोनों कोहेरेंट वेव के एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। सो द इंटेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग वेव शुड बी सेम। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर सोर्स कोहेरेंट है। अब कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के आपके पास 2 मेथड मैंने बताए, एक स्प्लिटिंग
स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट, पहला है वेव फ्रंट को स्प्लिट करके, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी को स्प्लिट आउट करके, एम्पलीट्यूड, तो ठीक है, या तो वेव फ्रंट को स्प्लिट करके या फिर एम्पलीट्यूड को स्प्लिट करके हम कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करते हैं। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने मिल जानी चाहिए। दूसरा, तो कोहेरेंट सोर्स से जो कोहेरेंट वेव निकल रही है दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, दोनों सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट टू टाइम, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो टाइम से क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? देखो अगर टाइम पे डिपेंड हो जाएगी, अगर फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए आपको पता है कि आई नेट, जो नेट इंटेंसिटी होती है सुपरपोजिंग वेव से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 I2 + 2 अंडर रूट के अंदर I1 डॉट I2 cos ऑफ फाई। फ्रेंड्स इस टर्म को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस टर्म बोला जाता है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, और अगर फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करना स्टार्ट कर जाएगा तो उसी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी लगातार वेरी करेगी। मतलब अगर फेज डिफरेंस इज डिपेंड ऑन टाइम तो उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी वेरी करना स्टार्ट कर जाएगी, मतलब किसी एक ही पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इसी पॉइंट पर नॉर्मल सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न थोड़ी ना मिल पाएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक फ्रिंजेस ऑब्टेन होना, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर की स्पॉट्स मिलना या सिस्टमैटिक ऑर्डर की बैंड्स मिलना, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, या ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, अल्टरनेटिव एक सिस्टमैटिक ऑर्डर की जब फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं इसी पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और इसको ऑब्टेन करने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि जो कोहेरेंट सोर्स कैसे होने चाहिए, सोर्स शुड बी कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो याद रखिएगा इसे इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। तो ये फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, आई नेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिंग वेव शुड बी सेम, मतलब अगर दो वेव की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी तो एक खास बात क्या होगी, खास बात ये होगी कि दो वेव की इंटेंसिटी सेम होने से या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, उसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी रिजल्टेंट वेव की, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम होकर 0 हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? और अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई तो ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, इंटेंसिटी मिनिमम हो गई तो डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। अब आपको फ्रिंजेस कैसे मिलती है, मैंने उस दिन आपको बताया था। मान लीजिए आपके सामने ये सोर्स है और ये आपके सामने क्या है, स्लिट है, इसको बोलते हैं अपर्चर स्लिट, और ये आपके सामने क्या है, स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपके सामने स्लिट्स है और ये आपके सामने स्क्रीन है और ये आपके सामने मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। अब आपको पता है ये आपका सेंट्रल पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक लाइट वेव ऐसे निकल रही है, एक लाइट वेव ऐसे निकल रही है, मतलब रेस के फॉर्म में निकल रही है। तो एक लाइट रेस जब यहाँ जाती है, एक लाइट रेस जब यहाँ जाती है, दोनों सेम पाथ कवर करती है, दोनों कैसा पाथ कवर करती है, सेम पाथ कवर करती है। अब मान लीजिए अगर एक लाइट रेस अगर मान लीजिए यहाँ जा रही है, एक लाइट रेस यहाँ जा रही है, तो इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, हमने इसकी पोजीशन पता करी थी, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा क्या बनती है, सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पे क्या बनती है फ्रेंड्स, हमेशा सेंट्रल ब्राइट बनती है। फिर आपको पता है इसके ऊपर क्या बनती है, डार्क, इसको बोलते हैं फर्स्ट डार्क, इसके नीचे क्या बनती है, फर्स्ट डार्क। फिर इसके ऊपर क्या बनती है, फर्स्ट ब्राइट, इसके नीचे क्या बनती है, फर्स्ट ब्राइट। तो इस तरह से अल्टरनेटिव फ्रिंजेस बनती है। देखिए फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, तो ये मान लीजिए आपकी हो गई सेंट्रल ब्राइट हो गई फ्रेंड्स, ये क्या हो गई आपकी सेंट्रल ब्राइट हो गई। इसके ऊपर क्या बनेगी आपकी, इसके ऊपर बनेगी सेंट्रल डार्क, सॉरी डार्क बनेगी, सेंट्रल डार्क नहीं डार्क बनेगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनती है ऐसे। इसके नीचे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। फिर उसके ऊपर क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। फिर इसके नीचे क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। मतलब सेंट्रल में ब्राइट है तो ये आपको क्या बनेगी, डार्क बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, डार्क बनेगी। फिर उसके ऊपर ब्राइट बनी, इसके ऊपर ब्राइट बनी, फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगी, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। फिर इसके नीचे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। तो इस तरह से अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर की आपको फ्रिंजेस मिल रही है, इन्हीं को बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इन्हीं को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और अगर आप इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में समझना चाहें तो आप इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में कैसे समझेंगे, देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है,
यहाँ पे आपको फर्स्ट डार्क मिल रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट डार्क मिल रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें और ये हमारा क्या है सेंट्रल पार्ट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट ब्राइट है। तो अगर आप सोचिए, अगर आपको वेव बनाना है, इंटेंसिटी कर्व बनाना है, तो आप इंटेंसिटी कर्व ऐसे ही तो बनाते थे ना फ्रेंड्स, आप इंटेंसिटी कर्व ऐसे ही बनाते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी कर्व हो गया। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, डार्क फ्रिंज मिल रही है, इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, डार्क फ्रिंज, और सेंट्रल पे आपको क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो देखिए ये आपकी क्या है, कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है, जहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और यहाँ पे इंटेंसिटी सब क्या हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है, और मिनिमम मतलब जीरो इंटेंसिटी हो रही है। तभी देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड डार्क मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड डार्क मिल जाएगा। तो आप अगर आप इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में समझना चाहें तो आप इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, बने रहिए। दोस्तों देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब हो गया कि अगर किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस पॉइंट पर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, या किसी दूसरे पॉइंट पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस पॉइंट पर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। इसे बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्या कंडीशन होती है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न की, तो ये देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो यही है कि सोर्स शुड बी कोहेरेंट, दैट दे शुड वाइब्रेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी और देयर शुड बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब कहने का पहला पॉइंट ये है कि जो सोर्स होना चाहिए वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, उससे निकलने वाली वेव कोहेरेंट वेव होनी चाहिए, और दोनों कोहेरेंट वेव के बीच का फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट हो। मतलब दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और दोनों वेव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की हो। देखिए, दे शुड वाइब्रेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि देयर शुड बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि टू सोर्सेस मस्ट इमिट कॉन्टिन्यूअस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जो दोनों सोर्स है वो लगातार कोहेरेंट वेव इमिट करते रहने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। मतलब उसमें से जो वेव प्रोपोगेट हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस वेव प्रोपोगेट होती रहनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की दोनों वेव होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स। मतलब ये आप कोहेरेंट सोर्स देख रहे होंगे, S1 और S2 जो दो स्लिट्स है ना, ये कोहेरेंट सोर्स हो गई हैं। तो एक कोहेरेंट सोर्स ये है और एक कोहेरेंट सोर्स ये है। इन कोहेरेंट सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल d, ये कितनी होनी चाहिए, शुड बी स्मॉल। अगर ये दोनों सेपरेशन, दो कोहेरेंट सोर्स के बीच का सेपरेशन जितना कम होगा उतनी बढ़िया सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, उतना बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। मतलब कोहेरेंट सोर्स से लेकर स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत लार्ज होनी चाहिए। मतलब आप ये देख रहे हैं, ये कोहेरेंट सोर्स है और ये स्क्रीन है। ये क्या है आपके सामने फ्रेंड्स, स्क्रीन है। स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए काफी लार्ज होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस काफी लार्ज होगी तो उतना ज्यादा अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, उतना सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद है फॉर गुड कंट्रास्ट। गुड कंट्रास्ट का मतलब है कि अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो एकदम बढ़िया सी ब्राइट बने, अगर डार्क फ्रिंज बन रही है तो बढ़िया सी डार्क बने। मतलब ब्राइट बने तो बढ़िया सी डार्क बने, ऊपर डार्क हो तो एकदम बढ़िया सी डार्क हो, फिर ब्राइट हो तो बढ़िया सी ब्राइट हो, डार्क हो तो पूरी तरीके से डार्क हो, ब्राइट हो तो पूरी तरीके से ब्राइट हो, डार्क हो तो पूरी तरीके से डार्क हो। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गुड कंट्रास्ट। तो फॉर अ गुड कंट्रास्ट होने के लिए, फॉर गुड कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव शुड बी नियरली इक्वल एज पॉसिबल। मतलब कहने का मतलब है कि एक अच्छे कंट्रास्ट के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में एक अच्छे कंट्रास्ट के लिए जो कोहेरेंट सोर्स आपस में सुपरपोज कर रहे हैं, मतलब इंटरफेरेंस का पैटर्न दे रहे हैं, उनके एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आपस में इक्वल होनी चाहिए, नियरली इक्वल होनी चाहिए। और दोनों अगर बराबर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए।
अगर बैकग्राउंड डार्क होगा तो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस में एक अच्छा कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, मतलब फ्रिंज की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द फील्ड ऑफ व्यू, मान लीजिए आपकी सेंट्रल ब्राइट ये बन रही है, ये फर्स्ट डार्क बन रही है, ये फर्स्ट डार्क बन रही है, ये फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ये सेकंड डार्क बन रही है, ये सेकंड डार्क बन रही है, मतलब इतनी फील्ड ऑफ व्यू, इतनी सी फील्ड ऑफ व्यू में कह रहा है, इतनी सी फील्ड ऑफ व्यू में फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द फील्ड ऑफ व्यू द सोर्स शुड बी नैरो एंड मोनोक्रोमैटिक। अगर ये जो सोर्स है ना, सोर्स अगर ये नैरो हुआ, नैरो बहुत ही महीन सा हुआ, मतलब इसकी थिकनेस, इसकी अपर्चर लाइट के वेवलेंथ से कम हुई, लाइट के जो लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ रही है उसके वेवलेंथ से कम हुई, तो फील्ड ऑफ व्यू में आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस फील्ड ऑफ व्यू में ज्यादा से ज्यादा फ्रिंजेस देखने को मिले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोर्स आप जो देख रहे हैं वो शुड बी नैरो और मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी इमिटेड, मतलब इस सोर्स से, पैरेंट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर निकलेगी तो आपको कैसा फ्रिंजेस मिलेगी, आपको सस्टेन फ्रिंजेस मिलेगी और उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में ढेर सारी फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ large number of fringes in the field of view the source should be narrow and monochromatic। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर इस पैरेंट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं निकल रही है, हम इस पैरेंट सोर्स की जगह, पैरेंट सोर्स में लाइट वेव मतलब कोई वाइट लाइट यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सेंट्रल पे आपको हमेशा व्हाइट लाइट मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं वो सेंट्रल पे हर एक कलर सेम पाथ, मतलब जिनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब यहां से निकलने वाली रेड कलर की वेव और यहां से निकलने वाली रेड कलर की वेव सेम पाथ, मतलब पाथ डिफरेंस 0 होगा, सेम फेस में पहुंचेंगी। जैसे मान लीजिए यहां से निकलने वाली वॉयलेट कलर, यहां से निकलने वाला वॉयलेट कलर, इनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो मतलब हर एक कलर का जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसलिए सेंट्रल पे हमेशा कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी, व्हाइट फ्रिंजेस मिलेंगी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर YDSC के एक्सपेरिमेंट में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे व्हाइट लाइट यूज कर दें तो सेंट्रल पे कौन सी फ्रिंजेस मिलेंगी, सेंट्रल पे व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, और सेंट्रल के जस्ट ऊपर, सेंट्रल के जस्ट नीचे आपको रेड कलर की फ्रिंजेस मिलेंगी, और रेड कलर की फ्रिंजेस के ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट नीचे आपको मिलेगी रेड कलर की फ्रिंजेस, और रेड कलर की फ्रिंजेस जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे ऊपर मिलेगी वॉयलेट कलर की, सबसे नीचे मिलेगी वॉयलेट कलर की। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल पे तो आपको मिल जाएगी व्हाइट कलर की, इसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगी यहाँ पे रेड कलर की, और यहाँ पे आपको मिलेगी रेड कलर की, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगी वॉयलेट कलर की, यहाँ पे आपको मिल जाएगी वॉयलेट कलर की, बस खत्म। इसी के बीच में ही आपको 7 कलर्स मिल जाएंगे, इसी के बीच में ही आपको 7 कलर्स मिल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो फ्रिंज की विड्थ होती है, विड्थ ऑफ फ्रिंज दैट इज बीटा से डिनोट करते हैं, होती है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो रेड कलर की अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रेड कलर के लिए फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी, वॉयलेट कलर के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। इसी तरह से रेड कलर के लिए फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी, वॉयलेट कलर के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो पहली बात तो ये कि सेंट्रल पे आपको व्हाइट लाइट मिलेगी, मतलब व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, और सेंट्रल के जस्ट ऊपर, सेंट्रल के जस्ट नीचे आपको रेड कलर की चौड़ी फ्रिंज मिलेगी। फ्रिंज की चौड़ाई बड़ी होगी, रेड कलर की फ्रिंज की चौड़ाई बड़ी होगी, और रेड कलर के ऊपर आपको छोटी सी चौड़ाई की वॉयलेट कलर की फ्रिंज मिलेगी, और सेंट्रल के नीचे रेड कलर की चौड़ी फ्रिंज मिलेगी, और चौड़ी फ्रिंज के नीचे आपको छोटी सी चौड़ी की आपको वॉयलेट कलर की फ्रिंज मिलेगी। जैसे आप यहाँ देखिए, स्मॉल थिकनेस की वॉयलेट फ्रिंज, स्मॉल थिकनेस की वॉयलेट फ्रिंज, लार्ज थिकनेस की रेड फ्रिंज, लार्ज थिकनेस की रेड फ्रिंज देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसके नीचे और इसके ऊपर उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने ही फील्ड ऑफ व्यू में, इतने फील्ड ऑफ व्यू में आपको फ्रिंजेस देखने को मिलती है, कलरफुल फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर चले जाइए, इसके नीचे चले जाइए, फ्रिंज का पैटर्न देखने को नहीं मिलता। तो यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है फ्रेंड्स। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड एज अ पैरेंट सोर्स
देन द फ्रिंजेस विल बी कलर्ड एंड अनइक्वल विद। जाहिर सी बात है अनइक्वल विद की होगी, रेड कलर की फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी, वॉयलेट कलर की फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइड, सेंट्रल फ्रिंज वाइड होगी, सेंट्रल फ्रिंज वाइड की होगी, इस वजह से होगी, मान लीजिए अगर सोर्सेस को हम यहाँ पे ऐसे बना दें, S1 S2 बना दें, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल पार्ट भी है, यहाँ से निकलने वाली रेड कलर की रेस, यहाँ से निकलने वाली रेड कलर की रेस, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ से निकल रही है वॉयलेट कलर की लाइट रेस और यहाँ से निकल रही है वॉयलेट कलर की लाइट रेस, इनके बीच का भी पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0। मतलब सबके बीच का पार्ट डिफरेंस 0 है, तो सब आपस में कंबाइंड हो जाएंगी, और जब सारी रेस सारी कलर्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो कौन सा कलर दिखाई देगा, व्हाइट कलर दिखाई देगा। यही वजह होती है कि सेंट्रल पे आपको कौन सा फ्रिंजेस मिलती हैं, व्हाइट कलर की फ्रिंजेस मिलती हैं। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये फ्रेंड आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बने रहिए। हाँ देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंगुलर फ्रिंज विद। एंगुलर फ्रिंज विद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस कई ढेर सारे बन सकते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा था कि लीनियर फ्रिंज विद, YDAC के एक्सपेरिमेंट में लीनियर फ्रिंज विद आपने देखा था, लीनियर फ्रिंज विद। सो लीनियर फ्रिंज विद क्या होता था, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये होता था लीनियर फ्रिंज विद। इसको आप बहुत ध्यान से नोट करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स लीनियर फ्रिंज विद। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपनी एंगुलर फ्रिंज विद की। तो सर ये एंगुलर फ्रिंज विद क्या होता है, एंगुलर फ्रिंज विद, चलिए मैं आपको समझाता हूं ये एंगुलर फ्रिंज विद क्या होता है। तो इसके लिए एंगुलर फ्रिंज विद को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम हम डिनोट करते हैं डी थीटा से, हम इसको किसे डिनोट करते हैं, डी थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, डी थीटा से डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे एंगुलर फ्रिंज विद, देखिए तो एंगुलर फ्रिंज विद होता क्या है कि मतलब एक फ्रिंज YDAC में सेंटर पे जितना एंगल सस्टेन कर रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास अगर मैं यंग का YDAC अगर सेटअप तैयार करूं, तो ये यंग का YDAC सेटअप है। इसमें हम लोग क्या रखते थे, सामने एक स्क्रीन रखते थे S, और ये हमारे पास क्या होता था, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। S1 और S2 हमारे पास दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होते थे, इसे हम क्या बोलते थे, पैरेंट सोर्स बोलते थे, इसे हम बोलते थे पैरेंट सोर्स S। और यहाँ से क्या निकलती थी, वेव्स निकलती थी, ठीक है जी, यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे, वेव्स निकालते थे ऐसे ऐसे। और ये क्या आपका होता था, सेंट्रल पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल पार्ट होता था, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दूसरी बात अब यहाँ से आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे वेव बनती है और वेव आपस में क्या करती है, सुपरपोजिशन करती है, और सेंटर पे आपको क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम लोग फ्रिंज के टर्म्स में बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, नीचे भी आपको एक डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, ऊपर आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर इस तरह से आपको फ्रिंज की विड्थ मिलती है, और जो फ्रिंज की लीनियर विड्थ होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, कांस्टेंट होती है। तो देखिए सेंट्रल के ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 मिली, उसी तरह से आप एक ये बना दिया आपने, ये बना दीजिए 2 3 4 5 और आपने बना दिया 6। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल की ब्राइट होगी तो ऊपर कैसी होगी, डार्क होगी, ये कैसी होगी, डार्क होगी। तो अल्टरनेटिव ब्राइट और अल्टरनेटिव डार्क फ्रिंजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी अल्टरनेटिव ब्राइट और अल्टरनेटिव डार्क फ्रिंजेस ये बन रही हैं, अल्टरनेटिव ब्राइट अल्टरनेटिव डार्क फ्रिंजेस। बोली क्लियर है। अच्छा तो देखिए सेंट्रल की हमारी किसको बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, और उसको बी नॉट से डिनोट करते हैं। ये आपके सामने बन रही है फर्स्ट डार्क, और ये भी क्या आपके सामने फर्स्ट डार्क, इसे बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट। ये आपके सामने क्या होती है, फर्स्ट ब्राइट होती है। इसी तरह से होती है सेकंड डार्क, ये आपकी होती है सेकंड डार्क, ये आपकी होती है सेकंड ब्राइट, ये आपकी होती है सेकंड ब्राइट। इसी तरह से होती है थर्ड डार्क, इसी तरह से होती है थर्ड डार्क, और ये आपके सामने हो गई फोर्थ ब्राइट, थर्ड ब्राइट। ये आपके सामने क्या होगी फ्रेंड्स, थर्ड ब्राइट, और ये आपके सामने क्या होगी, थर्ड ब्राइट होगी। और जितनी भी थिकनेस होती है फ्रिंजेस की वो कांस्टेंट होती है, और फ्रिंजेस की थिकनेस को ही क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपके सामने ये होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी।
यहाँ पे स्मॉल डी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मॉल डी होता है दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, और लैम्डा क्या होता है स्लिट से स्क्रीन तक के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। बहुत आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लीजिए हम अगर किसी भी फ्रिंज की बात करें, लेट इट बी, हम लोगों ने बात करा मान लीजिए इस ब्राइड फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो ब्राइड फ्रिंज देखिए ये हमारे पास ये ब्राइड फ्रिंज है, और अगर इसको हम लोग थोड़ा सेंटर पे मिला दें, किस में मिला दें फ्रेंड्स, थोड़ा सेंटर पे मिला दें, तो देखिए हमने इसको किसको मिलाया, सेंटर पे मिला दिया, और ये हमारी जो ब्राइड फ्रिंज है, ये अपनी जो ब्राइड फ्रिंज है सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रही है, सेंटर पे जितना एंगल सस्टेन करेगी उसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब इस ब्राइड फ्रिंज को बाहर निकालिए और इस पॉइंट को हम बाहर निकालें तो आपको हम कैसे समझाएंगे। देखिए ये अपने पास सेंट्रल पार्ट है और अपने पास एक ब्राइड फ्रिंज है ये, तो देखिए ब्राइड फ्रिंज सेंटर पे जितना एंगल सस्टेन कर रही है ना, ब्राइड फ्रिंज सेंटर पे जितना एंगल सस्टेन कर रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं फ्रेंड्स। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, तो आप क्या करिए सेंट्रल से यहां तक की आप क्या निकाल दीजिए, पोजीशन निकाल लीजिए। मान लीजिए सेंट्रल से यहां तक की पोजीशन है वाई एन, कितनी है फ्रेंड्स वाई एन, और ये पोजीशन कितनी होगी, ये पोजीशन सेंटर से ऊपर होगी वाई एन प्लस वन, तो ये आपके पास हो गई पोजीशन ऑफ ब्राइड फ्रिंज की पोजीशन, यहां तक तो वाई एन हो गया, और एक ब्राइड फ्रिंज बढ़ गई तो हमने यहाँ पे वाई एन प्लस वन कर दिया। एन प्लस वन क्यों किया, क्योंकि हमारी एक फ्रिंज बढ़ गई है, हम एक फ्रिंज की बात करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे सामने, कैपिटल डी। अगर हम देखें ये वाला एंगल में आपसे पूछूं बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बताएंगे थीटा एन, क्या बोलेंगे थीटा एन बोलेंगे, और मैं आपसे पूछूं बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बताएंगे थीटा एन प्लस वन, कितना होगा फ्रेंड्स, थीटा एन प्लस वन होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन, बोलिए क्लियर है क्या। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, थीटा एन निकालना, हम थीटा एन निकाल लें फिर थीटा एन वन प्लस निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम थीटा एन निकालना चाहें तो निकालिए tan थीटा एन, क्या निकालिए tan थीटा एन, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स वाई एन, और बेस कितना है डी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप देखिए वाई एन को बोलते हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइड फ्रिंज, क्योंकि यहाँ पे ब्राइड फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो आप पोजीशन ऑफ nth ब्राइड फ्रिंज लेंगे। अब आप मुझे बताइए पोजीशन ऑफ nth ब्राइड फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको याद हो पोजीशन ऑफ nth ब्राइड फ्रिंज n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, बोलिए क्लियर है क्या, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपका कैपिटल D ऑलरेडी है, तो क्या कैपिटल D से कैपिटल D कट गया, तो आपको बचेगा n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। कोई कंफ्यूजन, अब क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत छोटा है तो हम लोग छोटे एंगल के क्या करेंगे, फॉर स्मॉल एंगल के लिए आप जानते हैं tan ऑफ थीटा एन को हम अप्रोक्सीमेट थीटा एन बोल सकते हैं, तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा एन बराबर n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, बोलिए क्लियर है क्या। इसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ नहीं बोलते, इसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ नहीं बोला जाएगा, ध्यान से। इससे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, तो हमारी अब हम निकालेंगे थीटा एन प्लस वन, क्या निकालेंगे, थीटा एन प्लस वन निकालेंगे। सिमिलरली थीटा एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब आपको फ्रिंज विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन, उठा के फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा। तो देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन, तो बताइए थीटा एन प्लस वन कितना है, एन प्लस वन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका बचेगा आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका बचेगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, आपका बचेगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कोई कंफ्यूजन, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके सामने फ्रिंज एंगुलर फ्रिंज विड्थ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक, मतलब ये हमारी फ्रिंज कि ये सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, अपना ये फ्रिंज सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब आप यहां से एक चीज नोटिस करिए कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है और दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता,
ऑल्सो इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज के ऑर्डर एंड वेब डिपेंड नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बात की जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ के ज्यादा होती है। इसका मतलब रेड कलर की लाइट वेवलेंथ ज्यादा होगी और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होगी, और रेड कलर की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर तो मैं आपसे बोलूं कि लैम्डा फॉर आर इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर बी, तो इसका मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर वॉयलेट कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप फटाफट से नोट करिए। पहला रिजल्ट आपके सामने ये है। सेकंड, आप चाहते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ अच्छी हो, मतलब एक एंगल ज्यादा सस्टेन करे, बड़ा एंगल सस्टेन करे, इसके लिए आपको स्मॉल डी कम रखना पड़ेगा। मतलब दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स की डिस्टेंस अगर कम होगी, दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बीच की अगर डिस्टेंस कम होगी तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी, मतलब ज्यादा एंगल सस्टेन करेगा। क्लियर है क्या? तो यहां से आप नोटिस कर पा रहे हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। क्लियर है? और थर्ड चीज आप याद रखिएगा कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट the order of magnitude, order of fringes, मतलब order of fringes मतलब n की वैल्यू से ये इंडिपेंडेंट है। ऑल्सो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो इस कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑल्सो फोर्थ पॉइंट देखिए, इज इंडिपेंडेंट कैपिटल डी से ये क्या इंडिपेंडेंट है। तो फ्रिंज विड्थ आपको समझ में आ गया कैसे फ्रिंज विड्थ निकाला गया है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जिस तरह से हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाला है, आप चाहे तो आप डार्क फ्रिंज के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको फटाफट से नोट करिए। ये आपके सामने लीनियर फ्रिंज विड्थ हो गया, ये आपके सामने एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया। अब कभी-कभी पूछा जाता है कि लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ में क्या रिलेशन है। बहुत आसानी से देखिए, अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि बताइए बीटा अपॉन कैपिटल डी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और आप देखिए लैम्डा अपॉन स्मॉल डी यहां पे भी लिखा है, तो क्या मैं उसकी जगह थीटा लिख दूं? मैंने लिख दिया इसकी जगह पे थीटा। बोलिए ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन कैपिटल डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आपके सामने है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और ये आपके सामने है लीनियर फ्रिंज विड्थ। इसे बोलते हैं लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ और लीनियर फ्रिंज विड्थ में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप समझ लीजिए, लीनियर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रिंज विड्थ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी। यहां पे कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, आई मीन मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स से स्क्रीन तक के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है फ्रेंड्स? एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकलता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप ऑफ फ्रिंज। YDSE के एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज का शेप कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बने रहिए, अब हम लोग देखेंगे शेप ऑफ फ्रिंजेस। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? शेप ऑफ फ्रिंजेस इन YDSE। YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की शेप क्या होती है। फर्स्ट मान लीजिए कि हमारे जो स्लिट है या मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो और स्क्रीन आपस में पैरेलल है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ स्लिट्स एंड स्क्रीन बोथ आर पैरेलल एंड स्क्रीन इज क्लोज्ड, वेरी क्लोज टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स या फिर स्लिट, स्क्रीन स्लिट के बहुत ही नजदीक है। इफ स्लिट्स एंड स्क्रीन बोथ आर पैरेलल एंड स्क्रीन इज क्लोज्ड टू स्लिट्स, स्लिट्स के बहुत ही नजदीक है, स्लिट्स के बहुत ही नजदीक है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से बनाइए। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया, ये हमारे सामने सेटअप हो गया। सेटअप में आपका ये सेंट्रल पार्ट हो गया, और ये देखिए स्लिट S1 और स्लिट S2 का अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो स्लिट S1 S2 और स्क्रीन बोथ आर पैरेलल, दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो ये आपके सामने क्या हो गया? स्लिट हो गया, और ये आपके सामने हो गया स्क्रीन। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं
कि इनके बीच की एक कैसी डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। क्या दोस्त, कैसी डिस्टेंस है इनके बीच में, फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। तो याद रखिएगा, अगर स्लिट्स एंड स्क्रीन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्क्रीन इज वेरी क्लोज टू स्लिट्स, तब ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, यहां से आपकी क्या निकल रही थी, रेज निकल रही थी। फिर यहां से आप वेव फ्रंट के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। तो यहां से वेव कुछ यहां पहुंची, यहां से वेव यहां पहुंची, आपस में सुपरपोजिशन हुआ, तो आपको क्या मिल गया था, सेंट्रल ब्राइट मिल गया था। इसी तरह से मान लीजिए एक वेव ट्रेवल करते यहां पहुंची, एक वेव ट्रेवल करते करते यहां पहुंची, तो आपस में इनमें क्या हो गया, सुपरपोजिशन हो गया। तो जब सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा, तब यहाँ पे आपको फ्रिंजेस मिलेंगी, और जो फ्रिंज की शेप होगी वो होगी पैराबोलिक। क्या होगी फ्रेंड्स, पैराबोलिक शेप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शेप ऑफ फ्रिंज इज पैराबोलिक, पैराबोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। कैसे, देखिए, ये मान लीजिए इतने एरिया में आपकी क्या बन रही है, फ्रिंज बन रही है, और फ्रिंज कैसी होगी, तो सेंट्रल की हो गई। अब इसके बाद फ्रिंजेस कैसी होंगी, पैराबोलिक, ऐसे ऐसे बनेगी फ्रिंजेस, ये ऐसे ऐसे फ्रिंजेस बनेगी, पैराबोलिक फ्रिंजेस बनती हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये इस शेप में पैराबोलिक फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। तो फ्रिंज का शेप कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। वो भी कब, जब आपका सोर्स या स्लिट स्क्रीन के बहुत ही नजदीक होता है। जाहिर सी बात है कि अगर स्क्रीन इस स्लिट के नजदीक होगा तो स्लिट ये स्क्रीन सोर्स के भी नजदीक होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सोर्स, इफ सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर क्लोज टू ईच अदर एंड स्लिट्स आर पैरेलल टू स्क्रीन, अगर ये स्लिट स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, तब उस केस में शेप कैसा होगा फ्रिंज का, पैराबोलिक शेप होगा। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सेकंड केस, इफ स्लिट्स एंड स्क्रीन बोथ आर पैरेलल, अगर स्लिट और स्क्रीन अभी भी दोनों पैरेलल हैं, लेकिन स्क्रीन इस बार बहुत दूर है, बहुत ही दूर रखी है, मतलब थोड़ा सा, मतलब फार अवे फ्रॉम दिस स्लिट, उस केस में शेप कैसा होगा, तब देखिएगा, इफ स्लिट्स एंड स्क्रीन both are parallel to each other and screen is far away from slit, far away from slits, स्लिट से बहुत दूर है स्क्रीन, अगर स्लिट, सॉरी हाँ, स्क्रीन अगर स्लिट से बहुत दूर है, तो इस केस में आपका जो शेप होगा वो आपको कैसा मिलेगा, एक पैरेलल शेप मिलेगा। कैसा मिलेगा फ्रेंड्स, पैरेलल शेप देखने को मिलेगा। फ्रिंजेस कैसी होंगी, पैरेलल फ्रिंजेस बनेंगी, लाइक दिस, ऐसे फ्रिंजेस होंगी, पैरेलल फ्रिंजेस आर देयर। तो फ्रिंज का शेप कैसा होगा, पैरेलल होगा। शेप ऑफ फ्रिंजेस इज पैरेलल एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल, straight line and parallel with equal thickness, यहां भी क्या हो रहा था, पैराबोलिक फ्रिंज बनी थी विद इक्वल थिकनेस के साथ बनी थी। यहां भी थिकनेस कैसी होगी, थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस आर इक्वल। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगर मान लीजिए स्क्रीन बहुत दूर होगा तो आपको ये फ्रिंज कैसे दिखाई देगी, स्ट्रेट दिखाई देगी और आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, अब हमारा बनता है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। केस नंबर 3 में ये होता है कि अगर हमारा स्लिट्स और स्क्रीन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, तब फ्रिंज के शेप कैसा होगा, डिस्कस करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो शेप में हमारा थर्ड क्या है, शेप में अपना थर्ड डाल लीजिए फटाफट से, कि इफ slits and screen both are perpendicular to each other, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ये, और हमारे पास ये है स्क्रीन। तो एक वेव आपकी ऐसे ऐसे निकल रही है, ठीक है, और वेव आपकी एक ऐसे ऐसे निकल रही है। बोलिए क्लियर है? और दोनों आपस में क्या कर रही है, यहाँ पे सुपरपोज कर रही है, मतलब इंटरफेरेंस का पैटर्न दे रही है। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो स्लिट है वो स्क्रीन के कैसा है, परपेंडिकुलर है, और स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। तो आप देखिए स्लिट इस बार क्या है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है,
और इस केस में जो फ्रिंज होता है इसकी शेप क्या होती है, तो लिख लीजिएगा शेप ऑफ फ्रिंज, शेप ऑफ फ्रिंज इज सर्कुलर। कैसी होगी फ्रेंड्स, सर्कुलर होगी। देखिए कुछ इस तरह से सर्कुलर होगी, ये होगी सर्कुलर लाइक दिस, ठीक है। तो सर्कुलर फ्रिंज विद बनती है दोस्त, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कैसी फ्रिंज विद बनेगी, सर्कुलर फ्रिंज विद बनेगी, सर्किल इक्वल थिकनेस के साथ। सारी फ्रिंज की जो थिकनेस होगी इक्वल इक्वल होगी। ब्राइट देखो बीच में कैसी हो रही है, ब्राइट हो रही है, डार्क हो रही है, ब्राइट हो रही है, डार्क हो रही है, अल्टरनेटिव फ्रिंजेस बनेंगी विद इक्वल थिकनेस के साथ। तो ये लिख लीजिएगा थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस, थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल, आर ऑफ थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड की थिकनेस की फ्रिंजेस बनेंगी। बहुत बढ़िया। तो तीन तरह से आपसे फ्रिंजेस पूछे जाते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं YDSC के एक्सपेरिमेंट में, जो हमारी अल्टरनेटिव फ्रिंजेस बन रही हैं, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इसकी विजिबिलिटी कैसे निकालेंगे। विजिबिलिटी का मतलब है कि फ्रिंज की विजिबिलिटी कैसी, दिखने में कैसी है, मतलब कम ब्राइट है, ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, डार्क है, कम डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन YDSC एक्सपेरिमेंट बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज इन YDSC। YDSC के एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की विजिबिलिटी कैसी होती है, मतलब फ्रिंज की क्लियरिटी कैसी होती है। तो इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ क्लियरिटी ऑफ फ्रिंज, मतलब जो भी फ्रिंज बन रही है, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, उस फ्रिंज की क्लियरिटी कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता चलती है। तो फ्रिंज की विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है V, मतलब फ्रिंज की विजिबिलिटी को V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल्स टू I max माइनस I min डिवाइडेड बाय I max प्लस I min का फॉर्मूला होता है। और आपको I max I min पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और I max का कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स, I max की कंडीशन अगर आपको याद हो तो बताइए I max की कंडीशन क्या होती है, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ I max। तो अगर आपको I min की कंडीशन पता है तो आपको I max की कंडीशन पता होगी। तो आपसे अगर I max की कंडीशन पूछे तो बताइए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर I1 प्लस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता था I max की कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, या ब्राइट फ्रिंज के केस में, या कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के केस में। अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है तो जो रिजल्टेंट वेव बनती थी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंटेंसिटी केस में I max बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। यहाँ पे I1 क्या होता है, I1 होता है स्लिट 1, मतलब पहले स्लिट से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी, और I2 क्या है, सेकंड स्लिट से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है I max का। इसी तरह से हमारा I min का फॉर्मूला क्या होता है, I min का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर I1 माइनस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला, ये I max I min का फॉर्मूला होता है, और फ्रिंज की विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, फ्रिंज की विजिबिलिटी इज इक्वल्स टू I max माइनस I min डिवाइडेड बाय I max प्लस I min। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रिंज की विजिबिलिटी का, याद रखिएगा। अच्छा, फ्रिंज की विजिबिलिटी को हम इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी के फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट के अंदर I1 डिवाइडेड बाय I2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I1 अपॉन I2। ये फ्रिंज की विजिबिलिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी के फॉर्म में है, और आप इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे A को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विच इज कमिंग फ्रॉम स्लिट S1, A2 है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विच इज कमिंग फ्रॉम स्लिट S2। ये दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट की एम्पलीट्यूड्स हैं। तो A1 एम्पलीट्यूड है स्लिट S1 से निकलने वाली, A2 एम्पलीट्यूड है स्लिट S2 से निकलने वाली वेव की। तो फ्रिंज की विजिबिलिटी को आप एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं 2A1 A2 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अगर आपको मान लीजिए दो फ्रिंज की एम्पलीट्यूड दिए गए हैं, दो फ्रिंज की एम्पलीट्यूड दिए गए हैं और उस फ्रिंज की विजिबिलिटी पूछा जाए, मतलब दो सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड दिया गया है, आपको दो सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड दिया गया है और फ्रिंज की विजिबिलिटी पूछ रहा है, तो फ्रिंज की विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 2I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। या मान लीजिए अगर दो फ्रिंज, दो इंडिविजुअल फ्रिंज या सुपरपोजिंग फ्रिंज की इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया है और फ्रिंज भी पूछा जा रहा है, तो आप ये यूज कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए I max और I min पूछा जा रहा है, अगर I max और I min दिया गया है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में I max की कंडीशन दी गई है और I min की कंडीशन दी गई है,
तो आपसे क्या पूछा जाएगा, फ्रिंज की विजिबिलिटी पूछी जाएगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। तो फ्रिंज की विजिबिलिटी का 3 फॉर्मूला है, 1 2 3। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर मान लीजिए आई मैक्स और आई मिन बराबर हो जाए, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी बराबर हो जाए, मतलब दो वेव जब सुपर पोजिशन कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दो वेव जब सुपर पोजिशन कर रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मान लीजिए दोनों केस के सुपर पोजिशन में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बराबर है, मतलब आई मैक्स और आई मिन आपस में बराबर है। और अगर आई मैक्स बराबर आई मिन हो जाएगा तो यहाँ पे टर्म 0 हो जाएगा, 0/1 कितना हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब विजिबिलिटी कैसे हो जाएगी, 0। विजिबिलिटी 0 होने का मतलब बहुत ही पुअर क्वालिटी हो गई, पुअर विजिबिलिटी हो गई। सो द विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंज इज पुअर। समझ में आ गया? तो मतलब हो गया पुअर विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज की विजिबिलिटी कैसी हो जाएगी, एकदम बेकार हो जाएगी, पुअर। हमको नहीं पता चल पाएगा, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ब्राइट फ्रिंज कहां है और डार्क फ्रिंज कहां है। सब एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएगी। कब ओवरलैप करेगी, जब आई मैक्स आई मिन आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। केस नंबर 2, अगर मान लीजिए मिनिमम इंटेंसिटी या जो इंटेंसिटी मिनिमम है वो 0 है, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, तो उस केस में आपको विजिबिलिटी कैसे मिलेगी, 1 मिलेगी। और आपको याद होना चाहिए ये आई मिन 0 कब हो सकता है, ये आई मिनिमम 0 तब हो सकता है जब हम दो कोहेरेंट सोर्स ले, when two sources are coherent and amplitude of both waves are same। अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो देखिए आपको याद है, आपको याद होना चाहिए कि जो ए नेट मिनिमम एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, a1 माइनस a2 आता था। याद आ रहा है क्या? दो वेव जब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करती थी तो मिनिमम इंटेंसिटी या नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या आता था, a1 माइनस a2 आता था। अगर मान लीजिए दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स बराबर हो गए तो इस केस में जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो 0 हो जाएगा। और नेट एम्पलीट्यूड के 0 होने का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड होने का मतलब ये हो गया कि इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बोली है कि नहीं? जब इंटेंसिटी 0 हो जाएगी तो उस समय हमारी विजिबिलिटी कैसे हो जाएगी, 100% विजिबिलिटी हो जाएगी। इस यही वजह होती है कि सोर्सेस हम कैसे लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक नैरो, और बोथ सोर्स आर कोहेरेंट एंड द कोहेरेंट वेव्स आर ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। दोनों कोहेरेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि फ्रिंज की विजिबिलिटी 100% हो सके। मतलब ब्राइट फ्रिंज एकदम ब्राइट दिखे, डार्क फ्रिंज एकदम डार्क दिखे। तो जब आप ब्राइट फ्रिंज एकदम ब्राइट दिखेगी, डार्क एकदम डार्क दिखेगी, तो हम इसको अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ब्राइट कहां है, डार्क कहां है। तो याद रखिएगा, अगर मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी तो फ्रिंज की विजिबिलिटी 1 हो जाएगी, मतलब 100%। तो विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज इज 100%। फ्रिंज की विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा और नोट कर लीजिएगा कि व्हेन बोथ स्लिट्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, अगर दोनों स्लिट्स इक्वल विड्थ के हुए, द फ्रिंज विजिबिलिटी इज द बेस्ट एंड इक्वल टू 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो स्लिट, आपने यंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था, आपने यंग का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा ही है, बोली है कि नहीं? अगर मान लीजिए फ्रिंज की जो विजिबिलिटी, जो थिकनेस है ना, ये जो आप स्लिट की थिकनेस देख रहे हैं, अगर स्लिट की थिकनेस इक्वल मैग्नीट्यूड की और बहुत ही स्मॉल थिकनेस है, बहुत ही स्मॉल थिकनेस है, मतलब ओपनिंग या अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ से अगर कम है, मैं फिर से कह रहा हूं कम है, और दोनों की थिकनेस अगर बराबर है, दोनों का अगर स्लिट की अपर्चर की थिकनेस अगर बराबर है, तब आपको फ्रिंज की जो विजिबिलिटी मिलेगी वो 100% की विजिबिलिटी मिलेगी। बोली क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है वो फ्रिंज की विड्थ पे भी, मतलब स्लिट की विड्थ पे भी डिपेंड कर रही है, स्लिट की थिकनेस पे भी डिपेंड कर रही है। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्रिंज जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज आल्सो डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ द स्लिट्स के विड्थ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन YDSC एक्सपेरिमेंट में। इसको फटाफट से नोट करते चलिए और ये दोनों केस अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, जब आई मैक्स बराबर आई मिन होगा और जब आई मिन बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ तक अभी हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने हैं, और उसमें सबसे चीज़ें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि जब पूरे YDSC के एक्सपेरिमेंट को हम किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी फ्लूइड में डाल दें
तब फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या असर पड़ता है, मतलब फ्रिंज की विड्थ पर क्या असर पड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए इस ओपनिंग, इस स्लिट के सामने अगर हम कोई ग्लास स्लैब रख दें टी थिकनेस का, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तब सेंट्रल फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट कर जाती है, द शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने देखा जा सकता है। और कई छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो YDSE के एक्सपेरिमेंट में आपसे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, हम इसको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।